कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोनाउंस और प्रोनाउंस के अक़साम को पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखेंगे और पूरी बात समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस के बारे में मैंने चैप्टर नंबर 76 पर भी रोशनी डाला था और प्रोनाउंस की तारीफ की थी। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन अंग्रेजी जबान का एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है, किसी नाउन की तर्जमानी के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस की लगभग 10 किस्में होती हैं, जिसको इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं नक्शा वाइज समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के अब हम सबक को समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आज हम लोग लेसन नंबर 78 को पढ़ने वाले हैं और ये लेसन नंबर 78 दरअसल मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 2 का है। इस चैप्टर के अंदर मैंने प्रोनाउंस के तमाम अक़साम को इस किताब के अंदर भी बहुस्न खूबी तफसील से समझाया है, माअमसला समझाया है। जितनी मिसालों से मैंने तमाम प्रोनाउंस को अपनी किताब में समझाया है, उतनी तफसील के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर में नहीं समझा पाऊंगा, वरना ये वीडियो लेक्चर बहुत तवील हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर को देखते वक्त आप मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 2 को भी जरूर सामने रखें और तब पूरी बात समझने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे, प्रोनाउंस प्रोनाउंस किसको कहते हैं? जमीर को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, अरेबिक ग्रामर के अकॉर्डिंग। और काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस को भी हम इसमें समझेंगे। अभी मैंने प्रोनाउंस के बारे में बताया कि प्रोनाउंस एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी नाउन की जगह पर आता है, किसी नाउन की तर्जमानी करता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो प्रोनाउंस की बहुत सी किस्में होती हैं। प्रोनाउंस की जो पहली किस्म है उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? आई एम गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड यू। पर्सनल दरअसल पर्सन से बना हुआ है और पर्सन का मतलब होता है शख्स। चुनांचे वो ज़मायर जो किसी शख्स के ऊपर दलालत करते हो उन्हीं को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इसको एक तरीके से ज़मीर शख्सी भी कह सकते हैं आप। इंग्लिश लैंग्वेज में पर्सनल प्रोनाउन की 2 किस्में होती हैं। इसकी एक किस्म का नाम होता है SUBJECTIVE सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जबकि इसकी दूसरी किस्म का नाम होता है OBJECTIVE ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन की भी 2 किस्में हैं। नंबर 1 बोलिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन और नंबर 2 क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में वो तमाम वर्ड्स आते हैं जो एज अ सब्जेक्ट जुमले में काम करते हैं। मिसाल के तौर पर वाहिद मुतकल्लिम की तर्जमानी के लिए लफ्ज आई और जमा मुतकल्लिम की तर्जमानी के लिए लफ्ज वी, और सेकंड पर्सन यानी मुखातब की तर्जमानी के लिए लफ्ज यू, और थर्ड पर्सन जिसकी 2 किस्में होती हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही और शी, इट और नेम, और थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर दे। इन तमाम ज़मायर को इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है, जबकि इसकी दूसरी किस्म है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट, नेम। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों ज़मीरों को समझने के बाद आइए अब हम चलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन को समझने के लिए। और जैसे पर्सनल प्रोनाउन की 2 किस्में होती हैं, वैसे ही पॉजेसिव प्रोनाउन की भी 2 किस्में होती हैं। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन और दूसरा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। इसको भी मैंने चैप्टर नंबर 5 में, इसी कोर्स के चैप्टर नंबर 5 में मैंने इन दोनों प्रोनाउंस को बड़ी तफसील से समझाया था। दरअसल पॉजेसिव का मतलब होता है इजाफत। पॉजेसिव का मतलब होता है वो वर्ड जो
किसी शय के थ्रू मिल्कियत और ऑनरशिप को जाहिर करने के लिए या रिलेशनशिप यानी रिश्तेदारी को जाहिर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर यानी वाहिद मुतकल्लिम को किसी शय के थ्रू मिल्कियत या फिर रिश्तेदारी को जाहिर करने के लिए वाज़ीन लुगत ने दो लफ्ज वज़ा किया। एक लफ्ज है लफ्ज माई जिसका मतलब होता है मेरा, और जबकि दूसरा लफ्ज है माइन और इसका भी मतलब क्या होता है मेरा। अगर इन दोनों लफ्जों में देखा जाए तो लफ्ज माई को जो है डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन में, और जबकि लफ्ज MINE माइन को पॉजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर यानी जमा मुतकल्लिम, उसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन में लफ्ज आवर को प्रयोग किया जाता है, OUR आवर को, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं OURS आवर्स होता है। इसी तरह सेकंड पर्सन यानी मुखातब की तर्जमानी के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर लफ्ज योर को प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पर आने पर आप देख सकते हैं योर्स को प्रयोग किया जाता है। इसी तरह थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर हो तो उसके लिए हम हिज लाएंगे मुजक्कर के लिए, और HER हर को लाएंगे मुअन्नस के लिए, और यहाँ पर HIS हिज होता है, और अगर आप देखेंगे तो HERS हर्ज हो जाता है। इसी तरह थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर यानी जमा गायब के लिए हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लफ्ज देयर को प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर THEIRS देयर्स को प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन हो या पॉजेसिव प्रोनाउन, इन दोनों का प्रयोग होता है किसी शय के थ्रू मिल्कियत या रिश्तेदारी को जाहिर करने के लिए, तो दोनों में से हम किसका प्रयोग करें। दरअसल पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग कुछ इस तरह होता है कि इसके बाद किसी न किसी नाउन का आना जरूरी है। उस सूरत में ये सारे जमायर यानी माई हो, आवर हो, योर हो, हिज हो, हर हो, देयर हो, ये सब के सब बनेंगे मुजाफ, और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये जो नाउन है ये इसका मुजाफले बनेगा। इस एतबार से मुजाफले बन करके और तब ये किसी जुमले का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या किसी जार का मजरूर कुछ इस तरह बनेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये तन्हा प्रयोग नहीं होते हैं। माई को क़यामत तक के लिए आप जुमले में कभी भी तन्हा आप लफ्ज माई को नहीं प्रयोग कर सकते हैं, लफ्ज आवर को तन्हा नहीं प्रयोग कर सकते हैं, लफ्ज योर हो, हिज हो, हर हो, देयर हो, इनका तन्हा प्रयोग नहीं होता है। इनके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है डियर स्टूडेंट्स। जबकि अगर जुमले में कोई ऐसा आप लफ्ज ला रहे हैं जो कि तन्हा है और वहां पर मेरा का तर्जमा पैदा हो रहा है, तो उसके लिए आप माई की जगह माइंस को प्रयोग करेंगे, आवर की जगह आवर्स को प्रयोग करेंगे, योर की जगह योर्स को प्रयोग करेंगे, हिज की जगह हिज को प्रयोग करिएगा, हर की जगह हर्ज को प्रयोग करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इनको प्रयोग कर सकते हैं। ये तन्हा किसी भी जुमले का खबर बन सकते हैं, जबकि ये तन्हा नहीं बन सकते हैं, इसलिए इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है, इनको पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। यही फर्क है। इसको आप एक मिसाल से समझिए। अगर मैं इसको एक अरबी की मिसाल से समझाऊं तो ज्यादा आसानी होगी मेरे लिए। ये लफ्ज है हाजा किताबी। अगर इसके आप अंग्रेजी बनाएंगे तो होगा दिस इज और माई बुक। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज माई बुक। यहाँ पर किताब मुजाफ है और या ज़मीर मुतकल्लिम मुजाफले हैं। इसी तरह यहाँ माई मुजाफ और बुक मुजाफले है। लेकिन अगर इसी को कुछ इस अंदाज में अगर आप कहते हैं हाजल किताबुली, क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, हाजल किताबुली, तो आप यहाँ पर बोलेंगे दिस और किताब की अंग्रेजी बुक, तो दिस बुक, और यहाँ पर लाएंगे इज, और ये ली का मतलब होगा मेरा। यहाँ पर किताबी में भी या ज़मीर मुतकल्लिम का मतलब हो रहा था मेरा, और यहाँ ली का मतलब भी हो रहा था मेरा, पर यहाँ पर मेरे के लिए आप माई नहीं ला सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। माई लाएंगे तो गलत होगा, क्योंकि माई तन्हा जुमले में नहीं आता है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है। इसीलिए आपको यहाँ पर इसके जस्ट बाद MINE माइन लाना पड़ेगा, माई नहीं ला सकते हैं। सो आई होप सो आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। यही फर्क तमाम ज़मायर के साथ है। अगर आप कहते हैं कि ये हमारी किताब है, तब आप बोलेंगे हाजा किताबुना, दिस इज आवर बुक। लेकिन अगर कहना है कि यह किताब हमारी है, तब आपको बोलना होगा दिस बुक इज आवर्स। इसी तरीके से अगर कहना है कि ये तुम्हारी किताब है, तो दिस इज योर बुक। लेकिन अगर कहना है ये किताब तुम्हारी है, तब आपको बोलना होगा दिस बुक इज योर्स।
योर्स बोलना होगा। इसी तरीके से कहना कि ये किताब उन लोगों की है तो आप कहिएगा हाजा किताबुहुम, दिस इज देयर बुक। लेकिन अगर आप इसको ये कहते हैं कि यह किताब उन लोगों की है तो दिस बुक इज देयर्स बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो आई होप सो आपको इन दोनों में यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन में और पॉजिटिव प्रोनाउन में फर्क समझ में आ गया होगा। एंड लेट्स नो वी आर गोइंग टू लर्न रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डियर स्टूडेंट्स। चाहे आप इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहें, चाहे आप इसे इंटेंसिव प्रोनाउन कहें, इंटेंसिव प्रोनाउन हो और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों को एक ही माना में प्रयोग किया जाता है और इनका इस्तेमाल होता है दरअसल ताकीद बेलफ्जी के लिए। मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं ताकीद बेलफ्जी। क्या होता है ताकीद बेलफ्जी, कैसे आप समझ पाएंगे? चूंकि आप अरबी तो जानते नहीं, अगर अरबी जानते हैं तो मैं इशारा कर दूं। अगर आप कहते हो अना क़राअतु नफ्सी कि मैंने बजाते खुद पढ़ा, यानी कोई काम जो है ना हम खुद से करते हैं, तो आप अगर अरबी नहीं जानते हैं तो कुछ इस नजरिए से समझ लीजिए कि दुनिया में जितने भी काम है उसको करने के दो तरीके हैं कि वो काम कोई और आपके लिए कर रहा है या आप उस काम को खुद कर लेते हैं। मसलन अगर आपको पढ़ना है तो आप ये करें कि मैं खुद से पढ़ लूंगा, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप कहते हैं कि खाना बनाना है तो बावर्ची से खाना बनाऊं या होटल से खरीद के लाऊं, इसको करने के बजाय आप कहते हैं कि मैं अपना खाना खुद से बना लूंगा या खुद से बना लेता हूं, मैं खुद से कोई काम कर लेता हूं। तो जब मुतकल्लिम खुद से कोई काम कर लेता है या जो भी सब्जेक्ट है वो खुद से कोई काम करता है तो उस वक्त जुमले के आखिर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को या फिर आप कह लीजिए इंटेंसिव प्रोनाउन को प्रयोग किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स वही जुमले के आखिर में आर पी ला रहा हूं। आरपी का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जो भी सब्जेक्ट होगा ना डियर, अगर सब्जेक्ट यहां आई है ना तो आरपी में आपको यहां पर माई सेल्फ लाना पड़ेगा। यानी सब्जेक्ट अगर आई हो तो जुमले के आखिर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ को लाइएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट यहां पर वी है तो जुमले के आखिर में ओ यू आर आवर एस ई एल वी ई एस सेल्व्स लाइएगा। ये माई सेल्फ और आवर सेल्व्स में ये क्या फर्क हो गया? दरअसल मैं इसको आपको यहां पर समझा सकूं, SELF सेल्फ का मतलब होता है नफ्सुन, नफ्सुन का मतलब होता है बजाते खुद। ठीक है, तो सेल्फ को यूज करना, ये जो सेल्फ है ना ये मुजाफिला बनेगा और इससे पहले एक प्रोनाउन होगा जो इसका मुजाफ बनेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये प्रोनाउन कैसा होगा? अगर प्रोनाउन आपका सिंगुलर है यानी वाहिद है तब आपको सेल्फ लाना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर माई सिंगुलर है तो आपको यहाँ सेल्फ लाएंगे, लेकिन अगर ये आपका प्रोनाउन जमा है जैसे ओ यू आर आवर है तो आप सेल्फ को जमा लाइएगा। और सेल्फ की जमा कैसे होती है? वो सेल्व्स होती है। ऐसा क्यों? कायदा है कि अगर किसी भी लफ्ज के आखिर में एफ हो तो जमा बनाते वक्त उस एफ को वी से बदलकर ई एस का इजाफा करते हैं। चुनांचे मैं यहाँ पर एस ई एल और एफ को वी से बदलकर ई एस का इजाफा किया, सेल्व्स हो गया। चुनांचे जितने भी वाहिद की ज़मीरें हैं उसके साथ सेल्फ लगाएंगे और जितनी भी जमा की ज़मीरें हैं उसके साथ हम सेल्व्स को लगाएंगे। इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, इट सेल्फ। और डियर स्टूडेंट्स अगर बहुत सारे नाम हो तो उनके साथ भी आप देम सेल्व्स को लाइएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बहरहाल ये प्रोनाउन आपको याद होगा क्योंकि ये प्रोनाउन की फहरिस्त मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में तमाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की लिस्ट याद करा दिया था। माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स वगैरह। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहरहाल समझाना है कि अगर मुतकल्लिम खुद से कोई काम करता है, जैसे मुतकल्लिम ये कहता है कि मैं खुद से खाना पकाता हूं, तो ये आई लाएंगे, उसके बाद ये रिशेल्स वर्ब कुक लाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां पर क्या लाएंगे? माई सेल्फ लाएंगे। इसी तरह कहना है कि हम लोग खुद से अपने कपड़े धुल लेते हैं तो यहां पर आप वी लाएंगे और उसके बाद WASH वॉश लाइएगा और यहां पर आवर सेल्व्स लाइएगा। तो जो भी काम आप खुद से कर लेते हैं ना उसको बताने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लाना जरूरी है, और वो कौन कौन है वो अभी आपको मैंने 2 से 3 मरतबा पढ़ कर समझा दिया। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ। तो
जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जुमले के बिल्कुल आखिर में आएगा। आई होप सो आपको ये दोनों बातें हम आपको समझाने में सक्षम हो गए हैं। हम आपको समझा चुके हैं कि क्या होता है इंटेंसिव प्रोनाउन और क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझा कर दिखाता हूं। व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? डियर स्टूडेंट्स, ये वो वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज में इशारे करीब या इशारे बाइद के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी समथिंग इज नियरर यू, कोई चीज आपके पास है, उसको आप कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे बताएंगे, उस बात को जाहिर करने के लिए डियर स्टूडेंट्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को प्रयोग करेंगे। और समथिंग इज फर्दर यू, और या कोई चीज आपसे दूर है, कोई भी चीज थोड़ा दूरी पे है और उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसके तरफ इंडिकेट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो उसको बताने के लिए डियर स्टूडेंट्स यू नीड टू यूज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और आप जानते हैं ये बहुत आसान है, ये ज्यादा नहीं है। इसके अंदर एक वर्ड लफ्ज दिस है और इसके अंदर एक अगला लफ्ज दैट है, और दिस के जमा डियर स्टूडेंट्स THESE दीज होता है, जबकि दैट की जमा THOAC दोज होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस और दैट को सिंगुलर नाउन के तरफ इशारा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, वह तुम्हारी किताब है, दैट इज योर बुक। ये सब लड़के हैं, दीज आर बॉयज, वो सब लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। तो आई होप सो आपको दिस दैट दीज दोज का इस्तेमाल तो अच्छी तरह आप जानते होंगे, ज्यादा तफसील की इसमें जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड यू इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग होता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, सवालात करने के लिए, किसी नामालूम शय को मालूम करने के लिए, चाहे वो रीजन मालूम करना हो, चाहे वो प्लेस के बारे में पता करना हो, चाहे किसी शख्स की शख्सियत पूछनी हो, चाहे कैफियत पूछनी हो। तमाम तर सूरतों में आपको क्वेश्चन वर्ड्स को प्रयोग करना पड़ेगा। वो जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उसको आपको लेसन नंबर 9 में तफसील से एक सांस में याद कराया गया था, और वो कुछ यूं थे: व्हाट, टाइम, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, whom, whose, how much, how many, how often, how long। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर देखेंगे कि लफ्ज अगर व्हाट की बातें करें तो लफ्ज व्हाट को किसी भी शय की माहियत मालूम करने के लिए, हकीकत मालूम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। या अगर आप जुमला फेलिया में इसका प्रयोग करते हैं तो ऑब्जेक्ट को मालूम करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। मसलन आप कह सकते हैं कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, मतलब इसकी तारीफ बताओ। ओके डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, यानी प्रोनाउन की हकीकत बताओ, प्रोनाउन की तारीफ करो। इसी तरीके से आप इसको ऑब्जेक्ट के बारे में भी पूछने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आर यू टीचिंग, क्या आप पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा कि यस आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप मुझसे कहिएगा कि सर व्हाट आर यू टीचिंग, आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर लफ्ज व्हाट को आपने प्रयोग किया कि अय्यु शैइन अंत तुदर्रिसु या शेख, कि वो कौन सी चीज है जिसको आप पढ़ा रहे हैं, यानी ये कि आप ऑब्जेक्ट को मालूम करना चाहते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट क्वेश्चन वर्ड्स में एक वर्ड आपने पढ़ा होगा WHAT व्हाट और TAIME टाइम। ये व्हाट टाइम को क्यों प्रयोग करते हैं? लफ्ज व्हाट टाइम को प्रयोग किया जाता है टाइम मालूम करने के लिए। दरअसल हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में टाइम की दो किस्में होती हैं। एक किस्म का नाम होता है वॉच टाइम, यानी ये जो घड़ी वाला टाइम है, जो आप घड़ी में कोई टाइम देखकर बताते हैं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, इसको मालूम करने के लिए डिरेक्शंस व्हाट टाइम को प्रयोग किया जाता है। और जबकि अगर आप कोई भी शय के बारे में पूछते हैं और आप कैलेंडर टाइम के बारे में मालूम कर रहे हैं तो उस वक्त आप लफ्ज वेन को प्रयोग करेंगे। वैसे वेन उमूमी है, वेन को आप कैलेंडर टाइम और वॉच टाइम दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लफ्ज व्हाट टाइम को सिर्फ और सिर्फ वॉच टाइम को ही पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। आई होप सो आपको ये बातें मालूम हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि लफ्ज वाई,
ये रीजन मालूम करने के लिए आता है। अगर आपने कुछ किया तो आपने वो क्यों किया, तो मैं पूछूंगा व्हाई डिड यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों किया। ओके डियर स्टूडेंट्स, व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस, इस तरह तुम क्यों कर रहे हो। तो वजह दरियाफ्त करने के लिए लफ्ज वाई को प्रयोग किया जाता है। बातें करने वाला हूं डियर स्टूडेंट्स WHICH विच की। लफ्ज विच का प्रयोग होता है आमतौर पर अक़साम मालूम करने के लिए। अगर आप मुझसे कहते हैं आई एम गोइंग टू मॉस्क, मैं मस्जिद जा रहा हूं, तो मैं पूछता हूं कि विच मॉस्क आर यू गोइंग, कौन से मस्जिद में तुम जा रहे हो। मीन्स दैट यहां पर इलाके में लगभग 5 मस्जिदें हैं, तो इन मस्जिदों में से कौन से मस्जिद में जा रहे हो, तो उसकी शनाख्त करने के लिए, उसके बारे में पूछने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं लफ्ज विच को। इसी तरीके से बात करने वाला हूं लफ्ज हु को। लफ्ज हु का प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट्स शख्सियत पूछने के लिए। मसलन आप किसी से ये कह रहे हैं कि मैं एक साहब से इंग्लिश पढ़ता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन साहब हैं, तो मैं पूछूंगा हु टीचेज यू, कौन तुम्हें पढ़ाता है। तो आप कहिएगा खुर्शीद सर टीचेज मी, खुर्शीद सर मुझे पढ़ाते हैं। तो यहाँ हु के जरिए से मैंने शख्स को मालूम किया। आमतौर पर लफ्ज हु हमेशा जुमलों के अंदर सब्जेक्ट होता है, इसीलिए उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का आना कोई जरूरी नहीं है। उसके जस्ट बाद आप कोई भी वर्ब ला सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट सिंपल का वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रयोग कर रहे हैं, तो हु के बाद जो भी लफ्ज आएगा वो देखना होगा कि हु का मिसदाक कौन है। अगर हु का मिसदाक एक है तो हु के बाद आने वाले वर्ब के आखिर में एस या ईएस आएगा, और अगर हु का जो मिसदाक है वो एक से जायद है तो हु के बाद आने वाले वर्ब में एस या ईएस नहीं आए। फ्रेंड्स, लफ्ज हु को समझने के बाद अगला एक क्वेश्चन वर्ड्स होता है WHOM होम। लफ्ज होम का प्रयोग होता है आमतौर पर ऑब्जेक्ट के तौर पर। लफ्ज हु एज अ सब्जेक्ट प्रयोग होता है और लफ्ज होम को एज अ ऑब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ही आपसे पूछता हूं होम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं, तो आप कहिएगा आई वांट टू मीट खुर्शीद सर, मैं खुर्शीद सर से मिलना चाहता हूं। तो जिससे आप मिलना चाहते हैं खुर्शीद सर वो एक ऑब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज होम के साथ साथ आप यहां पर एक क्वेश्चन वर्ड लफ्ज वेयर को भी ला सकते हैं। लफ्ज वेयर का इस्तेमाल होता है जगह के बारे में पूछने के लिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूं वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहां से ताल्लुक रखते हैं। वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम, आप कहां से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप जवाब देते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम IIL, मैं अंग्रेजी IIL से सीख रहा हूं। तो इस तरीके से जगह के बारे में बात करने के लिए लफ्ज वेयर को प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में अगर लफ्ज हाउ की बातें करें तो लफ्ज हाउ को कैफियत पूछने के लिए होता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड, आप कैसे हो मेरे दोस्त। ओके, इसी तरीके से आप कह सकते हैं हाउ एम आई टीचिंग, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं। इस तरीके के कैफियत पूछने के लिए डियर स्टूडेंट्स लफ्ज हाउ को प्रयोग कर सकते हैं। हाउ के साथ एक वर्ड होता है HOW हाउ और MUCH मच, हाउ मच होता है, और एक वर्ड होता है HOW हाउ MANY हाउ मेनी। हाउ मच हाउ मेनी में क्या फर्क है। दरअसल जब आप किसी अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में दरियाफ्त करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, यानी आप एक तरीके से कह लीजिए कि आप मिकदार मालूम करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप क्वेश्चन वर्ड के तौर पर लफ्ज हाउ मच का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हाउ मच वाटर डू यू नीड, आपको कितने पानी की जरूरत है। इसी तरीके से हाउ मच टाइम विल यू टेक, कितना टाइम आप लेंगे। इसी तरीके से जब आप तादाद के बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स तब आप हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि हाउ मेनी फ्रेंड्स आर यू, आप लोग कितने दोस्त हो। हाउ मेनी पीपल आर वाचिंग माय वीडियो, कितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स आई होप सो आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बहुस्न खूबी समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद अगला हमारा प्रोनाउन होता है रिलेटिव प्रोनाउंस, और रिलेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल इसमें मौसूल के तौर पर किया जाता है, और ये वर्ड्स भी क्वेश्चन वर्ड से ही ताल्लुक रखते हैं। जैसे कि लफ्ज हु को रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर प्रयोग किया जाता है, लफ्ज होम को भी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर प्रयोग किया जाता है, हुज को, लफ्ज वेयर को और लफ्ज व्हाट को, इन तमाम वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ लफ्ज दैट को भी रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पर प्रयोग किया जाता है, लफ्ज विच को रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में तफसील से आपने चैप्टर नंबर 62 में पढ़ा था, मैं ज्यादा तफसील करने की कोशिश नहीं करूंगा। यहां पर एक वर्ड लफ्ज व्हाट को भी ले सकते
सकते हैं। यहाँ पर लफ्ज हु आता है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। अगर देखा जाए तो WHICH विच आता है डियर स्टूडेंट्स, और जगह के बारे में बात करने के लिए लफ्ज वेयर होता है। और आप यहाँ पर लफ्ज होम को भी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर प्रयोग कर लेते हैं। लफ्ज डैड को रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इंडेफिनिट प्रोनाउन। व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन? इंडेफिनिट का मतलब होता है नकरा यानी गैर मुतय्यन। चुनांचे अंग्रेजी जबान के वो वर्ड जिससे कोई खास शख्स मुराद न हो, जैसे कि अगर आप समटाइम की बात करते हैं, समवन की बात करते हैं, समवन कर दिया आपने, एनीबॉडी की बात कर लिया, एनीबॉडी। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से एनी वन आप कह देते हैं, एनी वन। इसी तरीके से आप एवरी का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स, EACH ईच का प्रयोग करते हैं। ओके, ऑल का प्रयोग कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये सब वो वर्ड्स हैं जो इन्फिनिटिव प्रोनाउन के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। एंड आई होप सो आपको इसके बारे में ज्यादा तफसील चाहिए तो आप मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 2 का ये पेजेस निकाल कर देख लीजिए। यहाँ पर मैंने तमाम तर इन्फिनिटिव प्रोनाउंस को मामसला समझाया है। यहाँ पर समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ईच, every, little, much, both, either, neither, other, another, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स। एक एक करके मामसला इसमें हमने आपको समझाया है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसका मुताला करें। यहाँ पर सारी बातों को समझाना बहुत मुश्किल है डियर स्टूडेंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि ये एक शख्स है, ओके, और यहाँ पर एक दूसरा बंदा है, ये इसे देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो एक दूसरे के माना को पैदा करने के लिए अंग्रेजी जबान में वर्ड आता है ईच अदर। तो वो वर्ड्स जो एक दूसरे के माना को पैदा करते हैं, उन्हीं वर्ड्स को एक तरीके से रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर प्रयोग किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो मैंने आपको ये चैप्टर बहुत खूबी तफसील से समझा दिया है। प्रोनाउंस के सारे अकसाम यानी जितनी भी प्रोनाउंस के किस्में हैं उन तमाम पर मैंने तफसीली रोशनी डाला है। तमाम तर काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस को आपको समझाने में आई होप सो मैं कामयाब हो गया हूं। अब ये आप बताएंगे कि मैं आपको इस चैप्टर को समझा पाया या नहीं समझा पाया। अगर मेरे इस वीडियो लेक्चर के बाद भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर को अगेन देखिए। स्टूडेंट्स, बहुत से मैटर्स वो होते हैं जो एक दफा में नहीं समझ में आते हैं, तो अगर मेरे तमाम तर तफसीलात के बावजूद भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो, अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर को एक मर्तबा फिर से देखिए ताकि आपके तमाम तर डाउट्स क्लियर हो। और आपके डाउट उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं होंगे जब तक आप इस चैप्टर को मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 2 से मुकम्मल तौर पर मुताला नहीं करेंगे। लगभग ये चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगभग 20 सफ़हात पर मुश्तमिल ये सबक है और मैंने मात्र 20 से 25 मिनट में इसको समझाने की कोशिश किया है। तो डेफिनेटली आपको इस पे मुताला की ज़रूरत है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरी किताब का भी मुताला करें, वीडियो लेक्चर भी सामने रखें। इंशाल्लाह ज़रूर पूरी बात समझ में आएगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।